नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। बीजेपी की हाई लेवल बैठक जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के बीच मीटिंग जारी है। लोकसभा विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब एक के बाद एक बैठकों का दौर शुरू हो गया है और खुद गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग्स ले रहे हैं। जेपी नड्डा हाई लेवल मीटिंग ले रहे हैं और इसी के साथ साथ बीएल संतोष भी लगातार इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो तीनों ही थिंक टैंक, बीजेपी के माने जाने वाले तीनों ही थिंक टैंक मिलकर के एक रणनीति, एक सफल रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कई चुनौतियों से परिपूर्ण होगा। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, देखिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है और एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। अभी बीजेपी की तीनों ही थिंक टैंक के बीच में बैठक जारी है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो उस दौरान दिल्ली में बहुत तमाम जो बड़ी बैठकें हैं वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हुई है। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में 2 से 3 बड़ी बैठकें बीजेपी मुख्यालय में हुई। इसी कड़ी में आज भी 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। एक बैठक अभी फिलहाल चल रही है और एक बैठक थोड़ी देर पहले जो कि राष्ट्रीय महासचिवों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बैठक ले रहे थे और तमाम बातों को लेकर चिंतन और मंथन हुआ है। इसके साथ ही इस बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके बीच एक बड़ी बैठक जारी है। और ये भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का जो नया विस्तार हुआ है उस कार्यालय में ये बैठक चल रही है। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि राष्ट्रीय महासचिवों से सलाह ली गई है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है और कहीं ना कहीं उन जो सलाह राष्ट्रीय महासचिवों ने दी है, निश्चित रूप से तीनों ही बड़े दिग्गज चेहरे, चाहे जेपी नड्डा की बात करें, बीएल संतोष की बात करें या अमित शाह की बात करें, उस पर मंथन हो रहा है कि कौन कौन से सलाह जो है वो माननी है या यूं कहें कि किस पर फैसला लेना है। अब कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उनके हाथ में है कि क्या कुछ बदलाव करने को बताया बिल्कुल जा रहा है। और क्या कुछ इस बैठक से निकल करके आएगा, लगातार हमारी नजर इस पर भी बनी हुई है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर बता देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी महासचिवों के साथ एक अहम बैठक की है और बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ साथ पार्टी के अन्य राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, तरुण चुग, सुनील बंसल, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, डी पुरंदेश्वरी, दिलीप सैकैया, सीटी रवि और विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान की बैठक में समीक्षा हुई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई को उसका अपना नया ऑफिस मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका शिलान्यास किया और इस दौरान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी ऑफिस को संस्कार केंद्र बताया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को ब्लैक स्पॉट बना दिया है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली ब्लैक स्पॉट बन गया है। लोकपाल की यात्रा से मालामाल की यात्रा पर चल पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, कई बेल पर हैं। स्कूल दवाखाना के बगल में शराब खाना खोल दिया गया है। बंगला नहीं लेने की बात करते थे और शीश महल बना लिया। ये ब्लैक स्पॉट नहीं तो और क्या है? और दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इस लंबी यात्रा में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, सबने केदारनाथ साहनी जी को काम करते देखा है। सबने देखा है कि किन संस्कारों के साथ उन्होंने हम सबको बड़ा किया। हम आज जानते हैं कि विजय कुमार मल्होत्रा जी से आज भी कोई भी परामर्श लेना हो तो वो हमारे लिए उपलब्ध है। हम याद करते हैं मदन लाल खुराना जी को, जिनकी अग्रेसिव पॉलिटिकल एक्यूमेन के साथ काम करना और पार्टी को छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान है।
हम याद करते हैं अरुण जेटली जी को, जिनके पास हम हमेशा परामर्श के लिए जाया करते थे। हम याद करते हैं सुषमा जी को, जो हर पल हम लोगों के साथ हुआ करती थी। और साहब सिंह वर्मा जी ने तो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस लड़ाई को लड़ा है, उनको भी हम 11 जून को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और संगठनों के सचिव भी शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय को लेकर के भी चर्चा होगी। पंद्रह जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी सांसदों से बात करेंगे और इस दौरान पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहेंगे। 15 जून को शाम तकरीबन 4:45 बजे महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। अभियान को लेकर के जनता कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लगातार ये कार्यक्रम जारी है। पार्टी के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों से बातचीत होगी, महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के चर्चा होगी और लगातार बीजेपी इसी कवायद में जुटी हुई है कि महाजनसंपर्क किया जाए, जिसमें सभी को जोड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी को महाजनसंपर्क के माध्यम से जोड़ा जाए। अमरनाथ यात्रा को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस मीटिंग में गृह सचिव, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। विचार विमर्श के बाद अमित शाह ने अमर यात्रा की ब्लूप्रिंट पर मोहर लगा दी है अमरनाथ यात्रा की, और इस बार सबसे लंबी अमरनाथ की यात्रा चलेगी। ये यात्रा 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक कुछ 62 दिनों तक चलेगी। संवेदनशील स्थानों पर अर्धसैनिक बलों के साथ विशेष कमांडो दस्ते को भी लगाया जाएगा। क्यूआरटी के कमांडो और स्नाइपर यात्रा मार्ग पर नजर रखेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, जिसमें हेल्थ फैसिलिटी, एनडीआरएफ की भी मदद ली जाएगी। यूपी के गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी की दिल्ली स्थित आवास को खाली करा दिया गया है। अफजाल अंसारी को साल 2019 में गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत मिली थी। सांसद बनकर के दिल्ली गए अफजाल को 22 जनपद पर सरकारी आवास मिला हुआ था। इस आवास को अब खाली करा दिया गया। दरअसल अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता गैंगस्टर केस में सजा के ऐलान के बाद छिन गई थी और इसके बाद उनके आवास को खाली कराया गया है। पूर्वी दिल्ली किला के मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरी ब्लॉक 32 में उस समय अफरा तफरी मची जब 1 दर्जन से करीब अज्ञात बदमाशों ने एक घर पर पथराव किया। पथराव का विरोध करने पर हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाके के लोगों की माने तो सभी बदमाशों ने नकाब लगा रखा था। आखिरकार पथराव क्यों किया गया अभी साफ नहीं हो पाया ये। वहीं डीसीपी का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है और इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के नरेला थाना इलाके में बीती रात एक युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। युवक अपने घर से कुछ दूरी पर बने मेडिकल स्टोर पर दवाइयां लेने गया था। इस दौरान हमलावरों ने युवक पर हमला कर दिया और चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस युवक की हत्या की जांच में जुटी हुई है। हम उस जगह थे नहीं, पूरा मामला क्या है ये वहाँ गया था, उधर नशा वशा बिकता है, उधर वहाँ गया, किसी से हुई होगी इसकी लड़ाई वड़ाई। मेरे पास तो वीरेंद्र सर का फ़ोन आया कि रेशमा कहाँ है, तू ऐसे ऐसे फाइटर के चाकू मार दिए हैं। पहले अपने घर पे आया था, समझ में आई। सोई मैं वहाँ घर गई। आपका किसका फोन आया था? बीट अफसर का, बीट अफसर का फ़ोन आया था मेरे पास, वीरेंद्र सर का। ये कहाँ की बात है? ये यही की 13 पॉकेट हम 13 में थे, 11 से फ़ोन आया था, वो 4 पॉकेट से फ़ोन आया था मेरे पास। अफसर ने फ़ोन करा था बीट वालों ने। अभी हालात क्या है उसकी, कैसी है? खत्म हो गया हालात क्या है? बिल्कुल खत्म है, कोई वो नहीं है। जांच क्या करेंगे उसका और क्या, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने किस पे शक है या कोई? इसके तो दो दोस्त हैं। नहीं दोस्त नहीं है। अरे इस्लाम
वो तो उसके दोस्त हैं, वो कोई मारेंगे। ये पूरा मामला क्या है? एक पेशेंट नूर खान एलियास फाइटर नाम से आया था, जिसको कि शक है किसी ने चाकू मार रखा है 2-3 जगह पे, जो कि हमारे पास आया तो हमने ब्रॉड डेड घोषित किया है। पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में बॉडी को भेजा जा रहा है। MLC बना दी गई है, बाकी आगे की कार्रवाई। किस समय की बात है सर? ये रात को हमारे पास 11:57 पे आया और 11:59 पे हमने ब्रॉड डेड घोषित किया। कल्याणपुर इलाके में एक कार के अंदर युवक का शव मिला। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। कार के अंदर से 3 सिरिंज और दवाइयां भी मिली हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो जांच में पता चला मौत किसी नशीले पदार्थ के ओवरडोज के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं CCTV कैमरे में एक युवक कार में और नजर आ रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। ये 7 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे गया था मम्मी को बोल के कि मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। जब गया तो फिर इसका कॉल आया पापा को, पापा पिक नहीं कर पाए थे, बिजी कारण। रात को पापा ने कॉल बैक करी, इसने फ़ोन नहीं पिक करा। जब मम्मी ने उसको फ़ोन करी 3:45 बजे के आसपास, अर्ली मॉर्निंग फ़ोन करा तो पिक करने के बाद हेलो की आवाज़ आती है, फ़ोन कट जाता है। उसका हमें पता नहीं। दोपहर में मेरे पास 2 बजे के आसपास एडिशनल SHO का फ़ोन आता है कि गाड़ी नंबर आपकी है। मेरे पास फ़ोन आता है, मैंने कहा हाँ मेरी है, मेरा छोटा भाई यूज़ करता है, मेरी गाड़ी है। कह रहा है इसके अंदर एक बॉडी पड़ी है। मैंने कहा फ़ोटो भेजो। जब फ़ोटो मेरे पास आई है तो मैंने कहा हाँ ये मेरा छोटा भाई है। तो हम जब तक, मैंने कहा मैं जिंद में हूँ हरियाणा, मैं आता हूँ वापस। मैं जब तक आता हूँ तब तक बॉडी वहाँ से लेके इन्होंने यहाँ पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे डिपॉजिट कर दी थी बॉडी को। हमें उस दिन कल तो दिखाया नहीं। तो उस मौके पे जो वीडियो थी CCTV वो भी नहीं दिखाई थी। मैं जब SHO के पास गया हूँ वो भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कह रहे हैं कि ओवरडोज गया है, तो ओवरडोज गया, हमें सिरिंज मिली है। तो क्या आपका भाई कोई नशा करता है? नहीं, कोई नशा नहीं करता था। वो तो जॉब करता था SL कंपनी में, जो बताया गया था। उसके बाद वो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कोर्स कर रहा था। जब मैं वहाँ मौके पे आके CCTV मैंने चेक करी है तो CCTV फुटेज में सुबह 4 बजे कोई उसके गाड़ी से उतर के गया। मेरा बेटा यानी 7 तारीख दोपहर 12:30 बजे से घर से चला गया। मैं बाहर था तो हमारे मिसेज ने मुझे फ़ोन करा कि लड़का कहीं जा रहा घूमने। मैंने कहा जाने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन रात 11 बजे तक कहीं भी होता वो आ जाता है। 12:30 तक जब नहीं आया तो मैंने कॉल किया, घंटी गई, उठाया नहीं। मैं फिर 1:30 बजे उठ के देखा तो नहीं आया हुआ है। तो फिर मिसेज जो है फ़ोन पर लगी रही बार बार। तो 4-4:45 के बीच इन्होंने जब कॉल किया तो उसकी आवाज़ ऐसे आई जैसे किसी लेडीज की आवाज़ होती है, इस तरह दबी आवाज़ में हेलो हेलो करके, और उसने उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया। और उसके बाद से हमें कुछ पता नहीं चला। हमें ऐसे एहसास लगा कि किसी ने इसको जान से मार दिया होगा। तभी ये लड़का हमें घर नहीं आया, ना फ़ोन आया। तो उसके बाद जो है ऐसा मन में रहा। तो दोपहर में मेरे लड़के को फ़ोन गया कि आप ऐसे ऐसी लाश पड़ी है गाड़ी में। फिर मुझे इस लड़के ने नहीं बताया। मैंने पूछा बताओ भाई असलियत, तो फिर बताया कि ऐसे ऐसे पुलिस का फ़ोन आ चुका है। और दिल्ली के रोहिणी जिला साइबर थाना पुलिस ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर के ठगी का शिकार बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बेरोजगार युवक और युवतियों को SBI बैंक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। वहीं आरोपी की पहचान उन्नाव उत्तर प्रदेश निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी प्रदीप 9वीं क्लास तक पढ़ा है। वो ग्रेजुएट लोगों तक को ठगी का शिकार बना चुका है, जबकि आरोपी के भाई आशु नाम के आरोपी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि साइबर पोर्टल पर एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके फोन पर फोन करके बेटा और बेटी की नौकरी SBI बैंक में लगवाने के नाम पर ठगी की गई है। जिसके बाद रोहिणी जिला साइबर थाना SHO अजय दलाल की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट की मदद से लखनऊ में छापा मारकर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली के बाहरी जिले के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने बढ़ते नशे पर लगाम लगाते हुए नशीली दवाओं की अवैध बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मेडिकल स्टोर से कोडेन की 50 बोतलें, ट्रामाडोल के 3660 कैप्सूल और अल्प्राजोलम की 2950 गोलियां बरामद की हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके के राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में विकट परिस्थितियों से निपटने और प्रशासन की तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए
नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में प्रशासन के सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। इस मॉक ड्रिल में भूकंप के कारण अस्पताल की इमारत का एक हिस्सा गिरने के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया और राहत बचाव कार्य में जुट गया। साथ ही घटना की सूचना तुरंत फायर और अन्य संबंधित विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस, डीडीएमए, सिविल डिफेंस, कैट्स, एम्बुलेंस सहित दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव कार्य को बड़ी तेजी के साथ किया है और हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में मौजूद करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं जिन लोगों की हालत नाजुक थी उन्हें एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जी, ये राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल सेक्टर 5 रोहिणी में है और यहाँ पे मेनली कैंसर का इलाज किया जाता है। तो कल हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि डीडीएम में हमारे पास में एक मॉक ड्रिल करना चाहती है बिल्डिंग कोलैप्स की ड्यू टू अर्थक्वेक। तो हमारा अपना एक इंटरनल सिस्टम है, हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है कि 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर हमारा स्टाफ वहाँ पे रिपोर्ट कर देता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, कोई फायर हो, कोई बॉम्ब वाली थ्रेट हो, किसी भी टाइप की। तो आज भी इसी के हिसाब से हुआ था। 12:14 पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ पे MRI के पास में कोना गिर गया, जो कि अर्थक्वेक जर्क लगे थे कुछ बिल्डिंग में। और तुरंत हमारी टीम, हमने अपना एक कोड एक्टिवेट करते हैं, हमने वो कोड एक्टिवेट किया था अस्पताल के अंदर और तुरंत हमारी टीम हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, नर्सिंग, ये टीमें वहाँ पे पहुँच चुकी और इमीडिएटली हमने अपना रेस्क्यू वर्क स्टार्ट कर दिया। इन बिटवीन दैट हमने डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया था 1077 पे और सबसे पहले उनकी टीमें आ गई थी। फिर उसके बाद में फॉलोड बाई फायर डिपार्टमेंट आ गया था, NDPL की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आए थे, जिसके बारे में अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे। और बहुत अच्छे से उससे पहले हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया था हमारे अपने हॉस्पिटल के इंटरनल स्टाफ ने और उनको हम कैजुअलिटी में शिफ्ट कर दिया।